नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, राज्य व्यवस्था की क्लास में आज हम पढ़ेंगे सरकारों के प्रकार और इसके कई सारे आधार हैं, जैसे भूगोल या शक्ति के आधार पर सरकारों के प्रकार, संरचना के आधार पर सरकारों के प्रकार, संविधान को भी देखेंगे, कठोरता और लचीलेपन के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो आज हम जो स्टार्ट करने चल रहे हैं वो है भूगोल या शक्ति के आधार पर सरकार के प्रकार। तो देखिए, भौगोलिक या शक्ति के आधार पर सरकार। ठीक है, इसमें एक व्यवस्था होती है दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था। फेडरल सिस्टम एक होता है एकात्मक व्यवस्था। यूनिटरी सिस्टम। अगर हम इसके एग्जाम्पल लेना चाहें तो आदर्श एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जो संघात्मक ढांचे वाले देश हैं इसमें यूएसए है, नाइजीरिया है, जापान है। इन देशों में संघात्मक ढांचा होता है। और अगर एकात्मक ढांचा वाले देशों को आदर्श रूप में देखें तो एक ब्रिटेन है, चीन है ना, ये सब क्या हैं, एकात्मक ढांचा वाले देश हैं। अब दोस्तों, समझना है कि क्या होता है संघात्मक सरकार और क्या होता है एकात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था को हम पहले देखते हैं। यहाँ पर जैसे मान लिया कि पूरा ये एक संघ है, ये गोला एक संघ है और इसमें कई सारी इकाइयाँ हैं, यूनिट है। और मध्य में इसके केंद्र है। ठीक, तो दो स्तर पर यहाँ पर सरकारें देखने को मिलेंगी। एक केंद्र है और ये सब स्टेट हैं, यूनिट हैं, जो ये स्टेट हैं, प्रांत हैं। केंद्र शक्तिशाली जरूर है, लेकिन शक्तियों का बंटवारा होता है। यहाँ पर राज्यों को भी बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। अर्थात संघात्मक व्यवस्था में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, शक्तियों का बंटवारा होता है। किसमें? संघात्मक सरकार में। यानी कई राज्यों से मिल करके एक संघ बनता है और केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी शक्तियां प्राप्त होती हैं संघात्मक ढांचों में। जाहिर सी बात है कि जब शक्तियों का बंटवारा होगा तो यहाँ पर एकता, अखंडता निश्चित रूप से प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सबको साथ में ले करके चलने के लिए यहाँ एक लिखित संविधान होने की बहुत ज़रूरत होती है।
यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक लिखित संविधान होना चाहिए। और लिखित संविधान जब होगा तो उसमें पहले से ही तय कर दिया जाएगा कि राज्यों को कौन कौन से अधिकार होंगे, केंद्र के कौन कौन से अधिकार होंगे, दोनों के कौन कौन से अधिकार होंगे, तो समस्या थोड़ा कम हो सकती है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, विवाद होगा भी तो उसके समाधान के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक चीज़ यहाँ और क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष एक न्यायपालिका यहाँ पर होती है, क्योंकि राज्य आपस में टकरा सकते हैं, केंद्र राज्यों के बीच में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायालय होगा तो विवादों का क्या होगा, समाधान करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर दोहरी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, अर्थात जब केंद्र के पास भी शक्ति है तो वहाँ पर पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक ढांचा होगा, और इसी प्रकार से जो इकाइयाँ हैं यानी जो प्रांत हैं, ये प्रांत भी अपना सिस्टम चलाने के लिए भी व्यवस्थाएं मेंटेन करेंगे और एक ढांचा यहाँ पर तैयार होगा। अर्थात यहाँ पर दोहरी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, दोहरी व्यवस्थाएं होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि दोहरी व्यवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, जब सरकार दो स्तर पर हो गई, केंद्र में भी एक सरकार है, राज्यों में भी एक सरकार है, तो ऐसे में क्या होगा, दोहरी व्यवस्थापिका यहां पर पाई जाएगी। दोहरी व्यवस्थापिका होगी, अर्थात जो विधायिका होती है, या आप इसको विधायिका भी कह सकते हैं, कानून बनाने वाली संस्था राज्यों में भी होगी और केंद्र स्तर पर भी होगी। तो दोहरी यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिलेगी, चाहे आप उसको विधायिका कह लीजिए या व्यवस्थापिका कह लीजिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे इसमें दोहरी कार्यपालिका भी दिखाई देगी, यानी कि चाहे वो प्रशासनिक ढांचा हो और चाहे वो मंत्रिपरिषदीय ढांचा हो, केंद्र में भी होगा और प्रांतों में भी होगा, क्योंकि प्रांतों को भी अपना सिस्टम चलाना है और केंद्र को भी अपना सिस्टम चलाना है। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों स्तर पर दोहरी कार्यपालिका आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोहरी न्यायपालिका भी यहाँ पर होती है, दोहरी न्यायपालिका। देखिए यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत कर जाइएगा। दोहरी न्यायपालिका से आशा ये है कि जो प्रांत होंगे उनका अपना एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उनके नीचे अंडर में हाई कोर्ट होंगे या लोअर कोर्ट जो भी होगा ढांचा होगा, यानी एक सर्वोच्च न्यायालय टाइप का प्रांतों में भी होगा। और एक पूरे देश में यानी केंद्र के पास जो होगा, मतलब केंद्र के पास होने का आशय यह है कि पूरे देश के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, और राज्यों के पास अपनी एक न्यायपालिका होगी जो राज्यों का कामकाज देखेगी। तो दोनों स्तर पर न्यायपालिका यहाँ पर पाई जाती है। दोहरी निर्वाचन व्यवस्था भी यहाँ पर होती है, दोहरी निर्वाचन व्यवस्था। ऐसा नहीं कि एक ही निर्वाचन आयोग होगा और पूरे देश का चुनाव कराएगा, नहीं, राज्यों का अपना चुनाव कराने का अलग ढांचा होगा। एक निर्वाचन आयोग राज्यों के पास होगा और एक पूरे देश का चुनाव, केंद्रीय चुनाव कराने के लिए अलग निर्वाचन आयोग होगा। अर्थात दोनों स्तर पर निर्वाचन आयोग यहाँ पर पाए जाएंगे। लेखा परीक्षा की बात करें, अगर ऑडिट की बात करें, तो दोहरा लेखा परीक्षा, दोहरा लेखा परीक्षा, जो सरकारें पैसा खर्च करती हैं, चाहे वो केंद्र हो और चाहे वो राज्य हो, राज्य का जो खर्चा होगा उसके लिए एक अलग ऑडिट की व्यवस्था है, राज्य का अपना ऑडिट डिपार्टमेंट होगा, और केंद्र का जो पैसा खर्च होगा उसके लिए एक केंद्रीय स्तर पर ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। यानी दोनों स्तर पर यहाँ पर लेखा विभाग पाया जाता है।
तो इस तरह से ये संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था में क्या है कि राज्यों के पास भी शक्ति होती है और केंद्र के पास भी, यानी शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा होता है इसमें, ठीक है, सबको शक्ति मिलती है। ओके, और हमने कहा कि जब शक्तियों का बंटवारा होगा तो इसके लिए एक लिखित संविधान होना बहुत ज़रूरी है। एक न्यायपालिका विवादों का समाधान करने के लिए होनी चाहिए। दोहरी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनमें से ये कुछ व्यवस्था है जो दोनों स्तर पर होगा। एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिएगा, दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। डुअल सिटीजनशिप मिलती है, दोहरी नागरिकता। जैसे यूएसए है, अब यूएसए में कैलिफोर्निया स्टेट में रहने वाला व्यक्ति है, वो जब अपने कंट्री में रहेगा, यूएसए में रहेगा, और मान लीजिए न्यूयॉर्क का व्यक्ति टेक्सास में जा रहा है, तो वो तो वहाँ यही बताएगा कि मैं कैलिफोर्निया से आया हूँ, मैं कैलिफोर्निया का नागरिक हूँ। यानी राज्य की नागरिकता होती है, लेकिन जब कैलिफोर्निया का हो, टेक्सास का हो, न्यूयॉर्क का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, अगर सपोज करिए कि वो इंडिया आया है, तो अब इंडिया आएगा तो वो क्या बोलेगा, वो तो ये कहेगा कि मैं यूएसए का रहने वाला हूँ। यानी कि केंद्र की भी नागरिकता इनके पास होती है देश की, और राज्यों की अपनी अलग नागरिकता होती है, अर्थात यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान पाया जाता है। तो ये हो गया संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, थोड़ा आपको समझा देते हैं। एक होता है संघीय व्यवस्था और एक होता है परिसंघीय व्यवस्था, कॉन्फेडरल बोलते हैं उसको। इसमें थोड़ा अंतर आपको समझ लीजिए कि मान लिया किसी से बातचीत करें आप, तो आपको जानना चाहिए, आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, मान लिया कि एक तरफ है फेडरल सिस्टम, संघात्मक, और एक तरफ होता है कॉन्फेडरल यानी परिसंघ। ये शब्द आपको कभी कभी पढ़ने में मिलते होंगे। ये परिसंघ है और ये संघात्मक है। समझिएगा अंतर। जो फेडरल सिस्टम होता है, इसमें इकाई संप्रभुता संपन्न नहीं होती हैं, अतः देश या व्यवस्था से अलग नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रांत होते हैं, एक संघात्मक व्यवस्था जो होती है, उसमें इकाइयाँ अलग नहीं हो सकती। जैसे मान लिया हमने कहा कि यूएसए है, यूएसए क्या है, एक संघात्मक ढांचे वाला देश है, तो सब कई प्रांतों से मिलकर के बना हुआ है। तो क्या उसमें से कोई राज्य ये कह सकता है कि नहीं, हम आप नहीं रहेंगे संघ में, हम अलग देश बना लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि राज्य वहाँ पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे भारत है, भारत में राज्यों को बड़ी आसानी से समाप्त किया जा सकता है केंद्र के साथ, उसके कई सारे खंड करके अलग अलग स्टेट में जोड़ा जा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपके भारत में हैं, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। राज्य बहुत ज़्यादा संप्रभु होते हैं वहाँ पर, उनको बहुत ज़्यादा स्वायत्तता मिली होती है। उनके राज्य को आप समाप्त नहीं कर सकते, उनको छेड़ नहीं सकते, ना उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं उसके मर्जी के बिना। मतलब वहाँ पर क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ना तो राज्य का विनाश हो सकता है और ना ही संघ का विनाश हो सकता है। यानी संघीय व्यवस्था में जो इकाइयाँ मतलब प्रांत, स्टेट, ये अलग नहीं हो सकती। परिसंघ का मतलब क्या होता है कि इसमें इकाइयाँ संप्रभु होती हैं, इकाई संप्रभु होती हैं और अलग हो सकती हैं। जैसे यूएनओ है। अब यूएनओ क्या है, सभी देशों का एक संघ है और कहा गया कि वैश्विक शांति के लिए हम सब मिल करके प्रयास करेंगे। आप देखिए, तो सब देशों ने मिल करके एक सहमति के तहत कहा है कि हम सब मिल करके काम करेंगे। जैसे भारत जब चाहे तब यूएनओ से अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे सिस्टम को हम परिसंघ कहते हैं, जिसमें इकाइयाँ संप्रभु होती हैं और उनको अलग होने का अधिकार होता है। मतलब अलग होने की अगर उनकी इच्छा है तो वो आसानी से अलग हो सकते हैं, इसको परिसंघ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा।
जो फेडरल सिस्टम होता है दोस्तों, इसका निर्माण जो होता है, इसका आधार होता है संविधान। संविधान बनेगा, ये सारी बातें लिखी जाएंगी कि राज्यों को क्या अधिकार होगा, केंद्र को क्या अधिकार होगा, कैसा ढांचा चलेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। यानी कि इसका आधार होता है संविधान। और किसी छोटे भूभाग में विभिन्न क्षेत्र आपस में मिल करके इसका निर्माण कर सकते हैं। यानी कई सारे छोटे छोटे प्रांत मिल करके एक संघ का निर्माण कर सकते हैं, कई सारे राज्य मिल करके एक संघ का निर्माण कर सकते हैं, और आधार क्या होगा, संविधान होगा। और जो परिसंघ होता है दोस्तों, इसमें जो आधार होता है संविधान नहीं होता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना होती है। अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना क्या होती है, पूरा विश्व एक परिवार है, हमारा दुख उनका दुख एक समान, हमारे सुख उनके सुख एक समान। यानी कि जो ये भावना, इसको अंतर्राष्ट्रीयतावाद कहते हैं। सभी मानव एक समान हैं, मानवतावाद की बात होती है यहाँ पर। तो ये इसका आधार ये होता है, जबकि संघ में क्या होता है, संविधान होता है इसका आधार। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो संघ होता है, संघात्मक जो ढांचा होता है, फेडरल सिस्टम, उसका उद्देश्य बहुत संकीर्ण होता है। और उद्देश्य क्या है, अपने देश का विकास करना। जो संघ बना है, जो संघात्मक व्यवस्था बनी है, अपने देश का विकास करना, ये तो उद्देश्य है। तो इसको संकीर्ण उद्देश्य कहा जाता है। इस उद्देश्य क्या होता है, संकीर्ण होता है। जबकि जो कॉन्फेडरल होता है, परिसंघ होता है, उसका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, पूरे दुनिया के बारे में सोचता है, दुनिया में शांति बनाए रखने की बात करता है परिसंघ। यानी कि इसका उद्देश्य व्यापक होता है ना, वैश्विक शांति की बात करता है। और ये क्या करते हैं, ये केवल देश का विकास की बात करते हैं। ये संघ है। जो संघ होता है, यानी फेडरल सिस्टम जो होता है, फेडरल का मतलब होता है कि यह एक अस्थाई व्यवस्था होती है। इसमें ना तो कोई राज्य अलग हो सकता है और ना केंद्र ही, केंद्र तो खैर है ही है, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। यानी कि एक अस्थाई व्यवस्था है। अस्थाई व्यवस्था, ठीक है। और ये है अस्थाई व्यवस्था। जब चाहें तो इसमें से कोई भी निकल सकता है। भारत जब चाहे WTO से निकल जाए, जब चाहे वो UNO से निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अस्थाई व्यवस्था है। समझ में आई दोस्तों बात? ये है आपका संघात्मक व्यवस्था। अब हम देखेंगे एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, और एकात्मक व्यवस्था के बाद हम भारत को समझेंगे कि भारत में क्या कंडीशन है, और फिर एक मुख्य परीक्षा का हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो संघात्मक व्यवस्था को उलट दीजिए तो बन गया एकात्मक व्यवस्था। क्या करना है उसमें, देखिएगा। जैसे मान लिया कि दोस्तों हमने कहा कि एक कोई ये देश है और ये केंद्र है। यहाँ पर जो इकाइयाँ होती भी हैं वो सब केंद्र शासित होती हैं। यानी कि स्टेट जैसा आप समझते हैं वैसा कुछ नहीं होता। सारी शक्ति किसके पास है, सेंट्रल के पास है। राज्य हैं भी तो वो केंद्र शासित राज्य के रूप में है, ना कि वो आप जैसा राज्य संघ में समझते हैं वैसा। यानी राज्यों का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं होता है।
शक्तियों का यहाँ पर क्या पाया जाता है, संकेंद्रण होता है। शक्तियों का संकेंद्रण। ठीक, राज्य का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये है कि प्रशासन चलाने के लिए बांट दिया जाता है कई सारे क्षेत्रों में, लेकिन वो जैसे आप भारत में देखते हैं केंद्र शासित होता है, केंद्र ही सब चलाता है। वहाँ एक गवर्नर के रूप में या आप उसको डिप्टी गवर्नर के रूप में बैठा दिया जाता है और वो अपना राष्ट्रपति के बिहाफ पे शासन करता रहता है। यहाँ जो कुछ है सब केंद्र है। एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं होता, जो पावर है सब केंद्र के पास है, राज्य के पास कोई शक्ति नहीं होती है। यहाँ पर जब ऐसी बात हो गई दोस्तों, तो क्या लिखित संविधान की ज़रूरत है? यहाँ पर लिखित संविधान की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं। अब आपको समझ में आया होगा कि ब्रिटेन में क्यों संविधान अलिखित पाया जाता है, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं। सब कुछ जब एक ही मालिक है, घर में एक मुखिया हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर उसमें एक ही व्यक्ति मालिक हो तो उसको बहुत ज़्यादा नियम कायदे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब पार्टनरशिप में बिजनेस होता है ना, तो आपको हर चीज़ पहले लिखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि भैया कितना हिस्सा बटेगा, कैसे शेयर होगा सबका, कितना किसकी पूंजी निवेशित होगी, वो सारी चीज़ें आपको तय करना पड़ेगा, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जब लिखित संविधान यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर क्या करना है? निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं। तो क्या ब्रिटेन में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता नहीं? होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मैं उस तरह की बात कर रहा हूँ, केंद्र और राज्यों के बीच में जो संघर्ष होता है उसके समाधान के रूप लिए कोई स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती है। बाकी तो जनरली न्यायपालिका तो रहेगी, लेकिन उस रूप में यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों, जब शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है तो ऐसी व्यवस्थाओं में संघर्ष कम होता है, देश की एकता अखंडता मजबूत होती है। वहीं आप देखेंगे इसमें क्या है, इसमें एकता अखंडता प्रभावित होती है। हमेशा टेंशन होता रहेगा राज्यों के मध्य में, राज्य केंद्र के मध्य में, ये समस्या बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति देख रहा है सारी व्यवस्था। तो कहने का आशय यह है कि यहाँ पर इकहरी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। इकहरी व्यवस्थाएं कौन कौन सी इकहरी व्यवस्थाएं हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे नागरिकता की बात करिए, पूरे देश में कहीं भी रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एकल नागरिकता यहाँ पर होगी। एकल नागरिकता होगी, एकल व्यवस्थापिका होगी, एकल कार्यपालिका होगी, होगा कि नहीं होगा? भाई क्या जरूरत है, जब राज्य है ही नहीं तो केंद्र के पास ही तो सारी शक्ति होगी। एकल निर्वाचन आयोग होगा, चुनाव व्यवस्था होगी, एकल निर्वाचन व्यवस्था। और क्या होगा एकल? इसके अलावा आप देखेंगे जो लेखा परीक्षा का काम होता है वो भी एकल ही होगा, एक ही ऑडिट डिपार्टमेंट होगा, एकल लेखा विभाग, लेखा परीक्षा, ऑडिटिंग। ओके, एकल न्यायपालिका, दो स्तर पर जरूरत ही नहीं है, एकल न्यायपालिका। क्लियर?
तो इस तरह से ये जो व्यवस्था बनी दोस्तों वो क्या है, एकात्मक व्यवस्था बन गई। कहने का आशय दोस्तों क्या है कि ये जो दोनों ढांचे हैं, इन ढांचों में भारत कहाँ फिट बैठता है। भारत क्या जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। भारत सोचता है कि हम किसी एक तरफ ना रहें, हम दोनों तरफ से लाभ लें, इसीलिए वो मध्यम मार्गी होकर के चलता है। और भारत ने क्या किया, संघात्मक व्यवस्था लिया, लेकिन यूएसए वाला नहीं लिया, कनाडा वाला ले लिया। तो कैसे ले लिया, क्योंकि जो संघात्मक व्यवस्था यूएसए की है, इसी में कुछ ब्रिटेन वाली एकात्मक व्यवस्था को ला करके मिक्स कर दिया। तो इसीलिए भारत बन गया अर्धसंघीय। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा भी है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षणों को मिलाया गया। तो भारत को हम देखेंगे तो ये दोनों ढांचे हमने आपको बताए। संघात्मक व्यवस्था में क्या है, शक्तियों का बंटवारा, यानी राज्यों को भी शक्ति मिलती है, केंद्र के पास शक्ति है, लिखित संविधान होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, दोहरी व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाएं तमाम सारी हमने आपको बताई। इसी प्रकार से एकात्मक व्यवस्था में देखिए शक्तियों का संकेंद्रण होता है, केंद्र के पास ही सारी शक्ति होती है, लिखित संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका की कोई ज़रूरत नहीं है, इकाहरी व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो एकल नागरिकता की बात हो, एकल व्यवस्थापिका की बात हो, एकल कार्यपालिका की बात हो, निर्वाचन की बात हो, लेखा की बात हो, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर एकल होंगी। ये दोनों ढांचे हैं। इसके अगले क्लास में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे भारत की स्थिति, भारत कहाँ पर है, और उसके बाद एक मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हम क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा या क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि वर्तमान वैश्वीकरण ने भारत में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, अर्थात वैश्वीकरण ने केंद्र सरकार को मजबूत किया है भारत में, जबकि राज्य सरकारों को कमज़ोर किया है। चर्चा करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।